एवरीवन, माई सेल्फ मिनीश कुमार पटेल। आज जो हम फर्दर बात करने वाले हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। लास्ट क्या देखा था हमने? यस, इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी देखा था। अब क्या देखेंगे? मैकेनिज्म्स ऑफ सेल्स इंजरी। कौन सी मैकेनिज्म्स के थ्रू सेल इंजरी होती है वो आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। So there are total 6 types of cell injuries. There are total 6 types of cell injury mechanisms through which cell get injured. है ना? टोटल 6 टाइप की सेल इंजरी मैकेनिज्म्स है, उसके थ्रू सेल इंजर्ड होता है या हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एनलिस्ट कर देते हैं कि कौन कौन से 6 मैकेनिज्म्स है, उसके बाद हम वन बाय वन पूरी 6 की 6 दिन हम देखेंगे। चलिए पहला वाला जो क्या है? डिप्लीशन ऑफ एटीपी। कौन सा है? डिप्लीशन ऑफ एटीपी। डिप्लीशन का मीनिंग क्या हुआ? रिड्यूस हो जाना। डिप्लीशन ऑफ एटीपी मींस क्या? डिक्रीज द एटीपी लेवल इन दी सेल्स। अभी हमने आगे देखा था इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी में कि अगर एटीपी का सिंथेसिस कम होता है तो क्या होता है? यस, दे कॉज द सेल इंजरी। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? सेल इंजर्ड हो जाएगा। यहाँ पे पहला वाला कौन सा है हमारा मैकेनिज्म? डिप्लीशन ऑफ एटीपी। दूसरा हमारा है मिटोकॉन्ड्रियल डैमेज। मिटोकॉन्ड्रियल डैमेज, अगर आपको पता हो, मिटोकॉन्ड्रिया इज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल का एक कंपोनेंट है और वो किस तरह से काम करता है? सो इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल्स। क्या है वो? जैसे हमारा अगर पावर हाउस अगर मान के चले तो ब्रेन पावर हाउस है। अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो फिर, है ना? So mitochondria is a powerhouse of these cells. So mitochondrial damage, अगर मिटोकॉन्ड्रिया ही सेल का डैमेज हो गया, पावर हाउस ही डैमेज हो गया तो क्या होगा? यस, पावर जाना दूसरे सेल के कंपोनेंट में बंद हो जाएगा। पावर जाना बंद हो गया है तो सेल भी क्या हो गया? इंजर्ड हो गया, काम करना बंद कर देगा। यस, चलिए थर्ड वन इज द एक्यूमुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स। क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स, जिसको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ROS बोलते हैं। अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या है? तो सेल्स में कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा O2 यूटिलाइज करता है, पता है आपको? सेल्स में मिटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है क्योंकि वो पावर हाउस ऑफ दी सेल है, इसकी वजह से। अब मान लो कि मिटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन जितना भी आया उसमें से जितना चाहिए था उतना यूटिलाइज कर दिया, बाकी का ऑक्सीजनेशन प्रोसेस में O2 बच गया तो उसका क्या होगा? यस, तो वो क्या होगा? फ्री फॉर्म में फरता रहेगा एंड दैट कॉज द टॉक्सिक, है ना? वो क्या बनता है फिर बाद में? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनता है। वैसे प्रोसेस बहुत बड़ी है ROS बनने की, पर वो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में डिटेल में हम जाएंगे। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, तो कौन कौन सी ROS स्पीसीज बनती है? एक है सुपर ऑक्साइड, एक क्या है? सुपर ऑक्साइड आयन। दूसरा जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डेंजर। तीसरा है हाइड्रोक्साइड आयन। ये 3 सबसे डेंजर ROS है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। चलिए जैसे कि मान लो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो बना ROS, वैसे तो वो बनता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, पर उसके सामने हमारे बॉडी में बाय नेचर एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। दैट एंटीऑक्सीडेंट्स कैन किल दी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अभी आपने एडवर्टाइज सुने होंगे, लिप्टिन करके कोई टी का एडवर्टाइजमेंट था। वो एडवर्टाइजमेंट में उनका जो फिगर आउट मेन पॉइंट जो टारगेट था वो क्या था? एज अ एंटीऑक्सीडेंट। एंड दैट एंटीऑक्सीडेंट अगर हम लेंगे तो क्या होगा? उसके सामने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो बन रही है वो क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा मतलब फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज ओनली। चलिए फोर्थ नंबर इज द कैल्शियम ओवरलोड। सेल के अंदर कुछ मैकेनिज्म के थ्रू कैल्शियम का ओवरलोड हो जाना एंड दैट कैन कॉज द सेल इंजरी। फिफ्थ नंबर जो है डैमेज टू द डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन का डैमेज हो जाना, दैट कैन कॉज द सेल इंजरी। दूसरा डिफेक्ट इन द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, है? मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो ही अगर चली जाए या डैमेज हो जाए तो दैट कैन कॉज द सेल इंजरी। चलिए टोटल there are total 6 type of cell injury mechanism that which
थ्रू विच सेल गेट इंजर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? डिप्लीशन ऑफ एटीपी। डिप्लीशन ऑफ एटीपी में एक्चुअल में यहाँ पे टोटल 4 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एटीपी का डिप्लीशन हो सकता है, 4 तरीके से अलग अलग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हम इस्कीमिया ही लेते हैं जो हमने ऑलरेडी इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी में भी देखा था, जहां पे एक पर्सन को इस्कीमिया हो रहा है, मतलब डिक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टू दी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ की जो आर्टरीज जो है, आर्टरीज के अंदर कोई प्लेक फॉर्मेशन हो गया। प्लेक माने कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन बन गया, जिसकी वजह से आर्टरी की साइज क्या हो गई? नैरो हो गई। बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द आर्टरी नैरोइंग, ब्लड सप्लाई टू दी ऑर्गन विल बी रिड्यूस्ड। अभी ब्लड सप्लाई रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ? यस, O2 सप्लाई भी सामने क्या हो गया? कम हो गया। अभी O2 कम हो गया तो क्या बनना कम हो गया? यस, एटीपी फॉर्मेशन कम हो गया। सो डिक्रीजेस द एटीपी सिंथेसिस। आया समझ? इतना तो हमने आगे फर्दर पे देखा हुआ है। अगर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो प्रीफर कर सकते हो, इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। चलिए अभी यहाँ पे एक जो समझना है कि हमने देखा था लास्ट टाइम में कि जब भी एटीपी फॉर्मेशन कम होता है तो हमारा बॉडी क्या करता है? एक एरोबिक एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। कौन सी? एरोबिक एटीपी सिंथेसिस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। इसके थ्रू क्या होता है? एरोबिक में विथ द प्रेजेंस ऑफ O2 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू द 38 एटीपी मॉलिक्यूल, है ना? ये एरोबिक में हो रहा था, एरोबिक एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस में ये चीज हो रही थी। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है? यहाँ पे तो O2 का सप्लाई कम हो गया बिकॉज ऑफ कि आर्टरीज की साइज नैरो हो गई, जिसकी वजह से ब्लड नहीं पहुंच रहा है और ऑर्गन के थ्रू। अभी यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, और अगर सेल को जिंदा रहना है तो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। तो अभी हमारा बॉडी क्या करेगा उसके सामने? यस, सो विदाउट या तो एब्सेंस ऑफ O2 क्या होगा? एब्सेंस ऑफ O2 हमारी बॉडी क्या करेगी? इंक्रीजेस द एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस। क्या करेगा हमारा बॉडी? इट इंक्रीजेस द एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस। एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस में क्या होता है? तो एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस में O2 का जरूरत नहीं है एटीपी बनाने के लिए। यहाँ पे हमारा बॉडी क्या करता है? जब भी एटीपी की जरूरत बढ़ती है तब हमारा बॉडी एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। ये सिस्टम क्या करती है, या ये मैकेनिज्म क्या करता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेती है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनाती है। कितनी? एनारोबिक में क्या होता है? एनारोबिक मैकेनिज्म में विद एब्सेंस ऑफ O2 it utilize the 1 glucose molecule will convert into the 4 ATP molecule। 4 ATP मॉलिक्यूल बनाएगा और इसके साथ एक मेटाबोलाइट भी ये प्रोसेस में बनता है। कौन सा मेटाबोलाइट बनता है यहाँ पे? तो लैक्टिक एसिड बनता है, जो बाय प्रोडक्ट है एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस का। आया समझ? फिर से मैं पूरा चीज रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से थोड़ा देखिए इसको, थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है पर आप समझ जाओगे। एक चीज ऐसा है जहां पे O2 के प्रेजेंस में एरोबिक एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा था? विद द प्रेजेंस ऑफ O2 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल कन्वर्टेड इनटू द 38 एटीपी मॉलिक्यूल। ये कहां पे हो रहा था? एरोबिक एटीपी सिंथेसिस में। पर वहां पे क्या था? O2 था। अब मान लो कि O2 का एब्सेंस है, O2 है ही नहीं, डिमांड बढ़ गई और सामने सप्लाई कम हो गया O2 का, तो क्या होगा उस कंडीशन में भी एटीपी तो चाहिए ना, क्योंकि विदाउट एटीपी सेल कैसे सर्वाइव कर पाएगा, या हमारा बॉडी भी कैसे सर्वाइव कर पाएगा, है ना। सो इस कंडीशन में हमारा बॉडी क्या करता है? एक और मैकेनिज्म है जो उसको एक्टिवेट करता है। कौन सी? एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस मैकेनिज्म को बॉडी एक्टिवेट करता है। उसमें एनारोबिक में क्या होता है? एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस में मैकेनिज्म में वो एक ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सामने 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। वहां पे O2 के प्रेजेंस में एक ग्लूकोज में से 38 एटीपी बन रहे थे, यहाँ पे विदाउट O2 या तो एब्सेंस ऑफ O2 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से कितने बने? 4 एटीपी बन गए। डन। अभी यहाँ पे क्या हुआ? एटीपी तो बना पर साथ में ये प्रोसेस में एक और चीज बन गई जो टॉक्सिक है। कौन सी है? लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक एसिड इट्स अ एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस, या तो इट्स अ मेटाबोलाइट ऑफ एनारोबिक सिंथेसिस, एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस। डन, याद रह गया। चलिए, सो क्या हुआ, पेशेंट को इस्कीमिया की वजह से एटीपी सिंथेसिस कम हो गया, एटीपी सिंथेसिस कम हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी बॉडी ने क्या एक्टिवेट कर दिया, इट एक्टिवेट द एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस को एक्टिवेट किया। अभी एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस जब भी होता है ना, तब दो चीजें होती है हमारी बॉडी में। पहली क्या होती है, तो पहली जो होती है डिक्रीजेस दी ग्लाइकोजन का लेवल कम हो जाता है हमारी बॉडी में। ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एटीपी से यहाँ पे इस्केमिया में ब्लड सप्लाई कम हो गया, तो सामने क्या हुआ, दो चीजें हो गई, एक O2 कम हो गया, दूसरा ग्लूकोज का सप्लाई टू दी सेल वो भी बंद हो गया। अब ग्लूकोज तो चाहिए एटीपी बनाने के लिए, विदाउट ग्लूकोज तो एटीपी बनेगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। तो यहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस क्या करेगा, ये मैकेनिज्म स्टोर्ड जो ग्लूकोज रहता है, जो सेल्स के अंदर स्टोर्ड रहता है ग्लाइकोजन फॉर्म में, वो फॉर्म को ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज कन्वर्ट कर देगा और वहां से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेके 4 एटीपी बनाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ग्लाइकोजन का लेवल कम हो गया, सो डिक्रीजेस द ग्लाइकोजन। दूसरा क्या होगा, इंक्रीजेस द लैक्टिक एसिड लेवल्स इन द सेल्स, है ना। लैक्टिक एसिड का ऑलरेडी मैंने बात किया, यहाँ पे लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस, या तो मेटाबोलाइट ऑफ एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस। सो यहाँ पे क्या हुआ, लैक्टिक एसिड बन गया। अब यहाँ पे जो आपको नॉलेज पर्पस जो जानना है वो क्या है कि लैक्टिक एसिड जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, जो आपको थक जाते हो, काम करने में मन नहीं लगता है, फैटिक हो रहा है, सो इसके लिए क्या लैक्टिक एसिड जवाबदार, लैक्टिक एसिड ज्यादा बन रहा होगा, उसकी वजह से आपको ये फीलिंग कंपेयर टू अदर डेज ज्यादा हो रही होगी। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे भी समझते हैं, मान ले कि हम जिम में जा रहे हैं, जिम में जब भी हम जाते हैं तो यस, है ना, जोश के साथ हम जाते हैं, पर जब वापस आते हैं तो तब क्या होता है, टायर्डनेस, है ना, बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सरसाइज। जब भी हम ओवर एक्सरसाइज करते हैं तब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा, डिमांड कब बढ़ती है किसी भी चीज की, जब सप्लाई कम हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, O2 कम हो गया, O2 कम हुआ तो क्या हुआ, हमारी बॉडी ने एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस को एक्टिवेट कर दिया। और एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस जब भी एक्टिवेट होगा तो वो एटीपी तो बनाएगा, पर कंपलसरी है कि वो साथ में क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, और लैक्टिक एसिड कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर टायर्डनेस। चलिए, सो यहाँ पे क्या हुआ, लैक्टिक एसिड बना। अब ये लैक्टिक एसिड जो है वो क्या हुआ, तो लैक्टिक एसिड इज अ एसिडिक कंपाउंड। क्या है, lactic acid is an acidic compound. Because of that it decreases the pH of cells. क्या किया लैक्टिक एसिड ने, सेल की pH को कम कर दिया, तो क्या हुआ उसकी वजह से, so cell pH is acidic, सेल की pH जो है वो क्या हो गई, एसिडिक हो गई। Because of the acidic pH of the cell, उसकी वजह क्या हुआ, because of the acidic pH of cells will cause the damage to the nucleus. सेल का जो न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन, वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द एसिडिक पीएच न्यूक्लियस विल बी श्रिंक, क्या हो गया, श्रिंक हो गया, और उसका क्या हो गया, फ्रैगमेंटेशन, टूट गया न्यूक्लियस, पूरा फ्रैगमेंटेशन हो गया। यस, सो न्यूक्लियस अगर श्रिंक हो गया और टूट गया तो क्या हुआ, यस, इट कॉज द सेल इंजरी। डन, इजी, समझ में आई बात। चल दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आप थोड़ा मतलब ध्यान से वीडियो को, ऐसा हो तब बैक फॉरवर्ड करके भी थोड़ा देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। इस्केमिया हमने ऑलरेडी आगे देखा हुआ है, एक बार आप भी देख लेना। इस्केमिया क्यों हुआ, इस्केमिया में क्या होता है पेशेंट, इस्केमिया में पेशेंट को क्या होता है, तो डिक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टू दी ऑर्गन तक ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। अब ब्लड में सबसे मेन कंपोनेंट क्या रहता है, सो O2 रहता है, ग्लूकोज रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है, ये सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहते हैं जो सेल को चाहिए। विदाउट न्यूट्रिएंट, विदाउट O2, विदाउट ग्लूकोज इट कांट सर्वाइव इट, ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा सेल। सो अभी इस्केमिया में क्या हुआ, ब्लड का सप्लाई कम हो गया। अब ब्लड का सप्लाई कम क्यों हुआ और गस में, तो कहीं ना कहीं ब्लड आर्टरीज में क्या हुआ है, ब्लॉकेज हुआ है। तो ब्लॉकेज क्या है, तो ब्लॉकेज इज अ प्लैक फॉर्मेशन। वो प्लैक क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। आर्टरीज की जो वॉल्स रहते हैं, इंटरनल वॉल्स, वहां पे
इंटीमा जो लेयर्स रहते हैं आर्टरीज के, वहां पे प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। बिकॉज ऑफ द प्लेक फॉर्मेशन क्या होगा, नैरोइंग साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ आर्टरी, आर्टरी का जो डायमीटर है क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे श्रिंक हो, यहाँ से ब्लड आ रहा है तो क्या होगा, यस इसके आगे की साइड पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो डिक्रीज द ब्लड सप्लाई टू दी ऑर्गन। ब्लड सप्लाई कम हुआ तो क्या हो गया, अल्टीमेटली O2 भी कम हो गया जाना, ऑक्सीजन भी जाना कम हो गया, न्यूट्रिएंट भी जाना कम हो गया, यस। सो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज द एटीपी सिंथेसिस। अभी हमने आगे अर्लियर बात किया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एटीपी सिंथेसिस हमारी बॉडी में दो तरीके से बन सकता है, मेजर दो तरीके से। एक है एरोबिक एटीपी सिंथेसिस, दूसरा है एनेरोबिक एटीपी सिंथेसिस। एरोबिक एटीपी सिंथेसिस में क्या होता है, तो वहां पे विथ द प्रेजेंस ऑफ O2 की प्रेजेंस में O2 क्या करता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करता है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, एरोबिक एटीपी सिंथेसिस हो गई। ये अच्छी है, यहाँ पे कोई एंड प्रोडक्ट में कोई मतलब मेटाबोलाइट नहीं बन रहा है यहाँ पे। दूसरा जो मैकेनिज्म है कौन सा है, एनेरोबिक एटीपी सिंथेसिस। एनेरोबिक एटीपी सिंथेसिस कब एक्टिवेट होता है कि जब O2 का एब्सेंस हो, O2 हो ही ना, तब क्या एक्टिवेट होता है, एनेरोबिक एटीपी सिंथेसिस एक्टिवेट होता है मैकेनिज्म। अब जब भी एनेरोबिक एटीपी सिंथेसिस एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एनेरोबिक एटीपी सिंथेसिस मैकेनिज्म दैट कैन यूटिलाइज दी वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड इट कन्वर्टेड इनटू दी 4 एटीपी मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज में से क्या बनाएगा, 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनाएगा, पर साथ में मेटाबोलाइट भी वो बनाता है। कौन सा मेटाबोलाइट, तो लैक्टिक एसिड बनाता है। सो व्हाट इज लैक्टिक एसिड, सो लैक्टिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनेरोबिक एटीपी सिंथेसिस, या तो क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ मेटाबोलाइट ऑफ एनेरोबिक एटीपी सिंथेसिस, वो मेटाबोलाइट है। डन, आया समझ, चलिए। सो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज द एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस कम हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे O2 का सप्लाई कम हो गया। अब O2 है ही नहीं तो क्या करेगा हमारा बॉडी, बोलिए, एब्सेंस ऑफ O2 में एटीपी कैसे बनेगा, यस। सो इट इंक्रीजेस और एक्टिवेट द एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस। एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस एक्टिवेट होगा। उसके बाद क्या होगा, तो जब भी एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस एक्टिवेट होगी तो दो चीजें होगी। पहला क्या होगा, सबसे पहला तो यहाँ पे डिक्रीजेस दी ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का लेवल कम हो जाएगा। ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है जो इमरजेंसी पर्पज में हमारा बॉडी सेल के अंदर रखता है, वो जरूरी भी है। वो कहाँ पे काम आता है, जब हम उपवास फास्टिंग करते हैं तब हमारा बॉडी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, देन बॉडी में एटीपी बनता है। चलिए, सो ग्लाइकोजन का लेवल कम हो गया। दूसरा क्या हुआ, इंक्रीजेस द लैक्टिक एसिड लेवल इन द सेल में लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस एक्टिवेट हो गई है और लैक्टिक एसिड क्या है, उसका एंड प्रोडक्ट है, तो वो तो बनेगा ही बनेगा। चलिए, सो लैक्टिक एसिड क्या है, तो लैक्टिक एसिड इज एसिडिक कंपाउंड। क्या है, एसिडिक कंपाउंड है। अब ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड कैन डिक्रीज द पीएच ऑफ सेल की पीएच कम कर देगा। सो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट सेल पीएच इज एसिडिक, सेल की पीएच एसिडिक हो जाएगी। बिकॉज ऑफ द एसिडिक पीएच ऑफ द सेल इट कॉजेज द डैमेज ऑफ न्यूक्लियस। सेल का जो न्यूक्लियस है, ब्रेन, वो डैमेज हो जाएगा। तो क्या होगा, सो न्यूक्लियस विल बी श्रिंकेज, वो साइज उसकी कम हो जाएगी, एंड फ्रेगमेंटेशन, और न्यूक्लियस टूट जाएगा। So because of the damage of the nucleus, it causes the cell injury. Done? आया समझ, सिंपल। डिप्लीशन ऑफ एटीपी तो टोटल 4 मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है। यहाँ पे हमने एक ही मैकेनिज्म देखा है, कौन सा, इंक्रीजेस द एनारोबिक एटीपी सिंथेसिस। ऐसी और 3 है जो हमको देखनी है। ठीक, चलिए। सेकंड नंबर का मैकेनिज्म क्या है, डिप्लीशन ऑफ एटीपी में। सो डिप्लीशन ऑफ एटीपी में कंडीशन एक सेम ही रखते हैं हम, उसी के थ्रू ही सारा कुछ डिप्लीशन हो रहा है एटीपी का, एंड दैट कैन कॉज दिस सेल इंजरी। चलिए, सो द इस्कीमिया है पेशेंट को, इस्कीमिया की वजह से एटीपी का सिंथेसिस क्या हो गया, कम हो गया। अभी एटीपी का सिंथेसिस कम हुआ ना, तो एनर्जी क्या हो गई,
कम हो गई। अगर आपको पता हो तो मैं थोड़ा और ब्रीफ में जाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे मसल सेल्स है, अभी मसल सेल्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो वो कौन से स्टेज में रहेंगे? यस, रेस्टिंग फेज में रहेंगे ना। अभी वो रेस्टिंग फेज में काम नहीं कर रहे, जब भी उनको काम की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा यहाँ पे? सो जब भी काम की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे सोडियम आयन आएगा, और सोडियम आयन क्या है? यस, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज आयन। सो वो जैसे ही सेल के अंदर आएगा तो सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, और सेल्स उसका जो काम है वो काम करने लगेगा। डन? आया समझ? तो क्या होता है, जब भी सेल रेस्टिंग कंडीशन में रहता है तो उसको एक्टिवेट भी करना पड़ता है जब भी जरूरत हो तब। सो हमारा बॉडी क्या करता है? सोडियम आयन को बाहर से सेल के अंदर बुलाता है। बाहर से अंदर क्यों आया? क्योंकि सोडियम सबसे ज्यादा सेल्स के बाहर पाया जाता है और सेल्स के अंदर कम रहता है, थोड़े अमाउंट में रहता है। सो सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए सोडियम ज्यादा चाहिए यहाँ पे। सो सोडियम क्या हुआ? सोडियम विल बी इनफ्लक्स। क्या हुआ? सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, वो बाहर से अंदर आया। सो क्या हुआ यहाँ पे? डिक्रीज द एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस कम हो गया तो क्या हुआ? एनर्जी भी कम हो गई। अभी एनर्जी कम हो गई तो क्या हुआ? यस, सो क्या हुआ? सोडियम सेल के अंदर आया। अभी एटीपी, अभी सोडियम एंटर है। जैसे चलो दोबारा मैं आपको बोलता हूँ, एक नॉर्मल चीज बोलता हूँ जो होती है। जैसे कि मान लो कि सेल रेस्टिंग फेज में है, अब उसको एक्टिवेट होना है तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन है सोडियम, वो सेल के बाहर से क्या आएगा? सेल के अंदर आ जाएगा और सोडियम को सेल को क्या कर देगा? चार्ज कर देगा, और सेल एक्टिवेट हो जाएगा। डन? अभी सोडियम अंदर आया, सेल एक्टिवेट हुआ, पर सेल को वापस से क्या करना पड़ेगा? हमको रेस्टिंग फेज में लाना पड़ेगा। अब सेल रेस्टिंग फेज में कब आएगा? कि जब सोडियम जो अंदर आया है वो वापस से बाहर चला जाए, तब सेल क्या हो पाएगा? रेस्टिंग फेज में हो पाएगा। अभी सोडियम को बाहर हमको धकेलना है तो क्या चाहिए? यस, पंप चाहिए। तो हमारे बॉडी में सेल के पास क्या है? सोडियम पंप है। पर सोडियम पंप वो क्या है? पंप है, और पंप बिना एनर्जी के काम करेगा? यस, नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया एटीपी, एनर्जी क्या है? कम है। अभी एनर्जी कम है तो क्या होगा? यस, सोडियम पंप क्या हो जाएगा? काम करना बंद कर देगा। सो डिक्रीजेस द सोडियम पंप एनर्जी। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कि पंप को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तो ऑलरेडी कैसी है बॉडी में? बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया एटीपी सिंथेसिस ही बंद हो गया, एनर्जी बनना भी बंद हो गया। सो सोडियम पंप काम करना बंद कर दिया। अब सोडियम पंप ने क्या किया? काम करना बंद कर दिया तो क्या हुआ? सोडियम तो सेल के अंदर ही रहा। मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर सेल अभी रेस्टिंग फेज में नहीं जा पा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ सोडियम ऑलरेडी सेल के अंदर है। अभी क्या होगा? डिक्रीजेस द इफ्लक्स ऑफ द सोडियम, बिकॉज ऑफ कि सोडियम पंप क्या हो गया? बंद हो गया। सोडियम पंप बंद हो गया तो सेल की अंदर से सोडियम सेल की बाहर नहीं जा पा रहा है। सो अंदर से बाहर भेजना, वो क्या हुआ? इफ्लक्स हुआ। सेल की अंदर से बाहर भेजना, वो क्या हुआ? इफ्लक्स हुआ। तो सोडियम सेल के अंदर से बाहर नहीं जा पा रहा है, सो डिक्रीज द इफ्लक्स ऑफ द सोडियम। ये चीज क्यों हुई? बिकॉज ऑफ सोडियम पंप खराब हुआ है, या तो सोडियम पंप को एनर्जी नहीं मिल रही है। एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज ऑफ की एटीपी सिंथेसिस क्या हो गया? कम हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज द पेशेंट हैव द इस्कीमिया। डन? सो बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया एटीपी सिंथेसिस विल बी रिड्यूस्ड। बिकॉज ऑफ दैट सोडियम पंप का जो वर्किंग कंडीशन वो कैसा हो गया? कम हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट द इफ्लक्स ऑफ द सोडियम, सेल से बाहर भेजना है सोडियम को, तो वो क्या हुआ? बंद हो गया। सो सोडियम सेल के बाहर नहीं जा पा रहा है तो क्या हुआ? तो सोडियम इंक्रीज द सोडियम लेवल इनसाइड द सेल। सेल के अंदर सोडियम का लेवल कैसा हो गया? बढ़ गया। अभी अगर आपको पता हो, नॉर्मल अगर आप जानते हो केमिस्ट्री या हमारा ह्यूमन बॉडी अगर आप जानते हो तो पता होगा कि सोडियम के दो अच्छे फ्रेंड है, और इतने अच्छे फ्रेंड है कि जहां पे सोडियम जाएगा ना, वहां पे पीछे पीछे ये दोनों जाएंगे ही जाएंगे। कौन से दो? तो एक है कैल्शियम, दूसरा है वाटर। क्या? एक कैल्शियम और दूसरा वाटर। जहां जिस डायरेक्शन में सोडियम जाएगा उसी डायरेक्शन में
कैल्शियम भी जाएगा उसके पीछे और वाटर भी उसके पीछे पीछे जाएगा। किसके पीछे? सोडियम के पीछे। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेल के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ गया। सोडियम का लेवल बढ़ गया है तो सोडियम क्या करेगा, तो सोडियम विल अट्रैक्ट द कैल्शियम इनसाइड दिस सेल। क्या हुआ, सोडियम ने सेल के अंदर बुलाया किसको? कैल्शियम को। क्यों बुलाया? क्योंकि सोडियम ऑलरेडी सेल के अंदर है। सो कैल्शियम क्या हुआ, सेल के अंदर आया। अब ये कैल्शियम कहां से आया? सो दो जगह से कैल्शियम आया सेल के अंदर। एक फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर से सेल के अंदर आ गया वो। दूसरा कहां से आया, तो सेल के अंदर स्टोरेज साइट रहती है सेल्स की, सॉरी सेल्स के अंदर कैल्शियम की स्टोरेज साइट रहती है। कौन सी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर। एसआर क्या है? इस सेल कंपोनेंट। उसका काम क्या है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। सो क्या हुआ, स्टोरेज साइट ऑफ द कैल्शियम विल बी ओपन। वो ओपन हो गई तो कैल्शियम कहाँ पे आया? सेल से दो जगह से आया। एक सेल के बाहर से अंदर आ गया, दूसरा सेल के अंदर जो स्टोरेज साइट था कैल्शियम का वो ओपन हो गई। डन। चलिए, सो द सोडियम विल अट्रैक्ट द कैल्शियम इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कैल्शियम को बुलाया। सो कैल्शियम विल एक्यूमुलेटेड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर सोडियम के साथ कैल्शियम भी क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया। सो दैट कैल्शियम विल एक्टिवेट ऑफ वेरियस एंजाइम। अब ये क्या करता है? दैट कैल्शियम विल एक्टिवेट द वेरियस एंजाइम। ये हमको डिटेल में देखना है एक्चुअल में। जो कैल्शियम ओवरलोड वाला जो हमारा है फोर्थ नंबर का मैकेनिज्म, उसमें हम देखेंगे डिटेल में, पर यहाँ पे सिंपली हम समझ लेते हैं। दैट कैल्शियम विल एक्टिवेट द वेरियस एंजाइम। कौन कौन से? तो फॉस्फोलाइपेज है, प्रोटीएज है, देन एटीपेज है। ये सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। एंड दैट एंजाइम विल कॉज द सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी क्या करता है? उसको डैमेज कर देता है। सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी मीनिंग क्या हुआ? इट मेंटेन द सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। उसके सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करता है। अब जो मेंटेन करता है उसको ही डैमेज कर दिया। सो क्या हुआ? यस, इट कॉजेज द सेल इंजरी। तो सेल का स्ट्रक्चर पूरा क्या हो गया? रप्चर हो गया, टूट गया। सो दैट कॉज द सेल इंजरी। तो एक क्या हुआ, सोडियम ने कैल्शियम के साथ मिलके क्या कर दिया? सेल इंजरी कर दिया। दूसरा क्या होगा, जब भी कैल्शियम का इफ्लक्स कम हो जाएगा और जब भी सोडियम का इफ्लक्स कम हो जाएगा और सोडियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ जाएगा, तो सोडियम क्या करेगा? तो सोडियम क्या करेगा? इंक्रीज द इनफ्लक्स ऑफ द वाटर। वाटर का इनफ्लक्स बढ़ाएगा। सो सोडियम विल अट्रैक्ट और इंक्रीजेस दिस वाटर लेवल इनसाइड द सेल। क्या किया सोडियम ने वाटर को भी बुला दिया सेल के अंदर। भाई तू भी आ जा यहाँ पे। क्यों आया? क्यों बुलाया? क्योंकि वो खुद सेल के अंदर है। अभी वाटर क्यों आया? सो वाटर बिकॉज ऑफ कि उसको क्या करना है? मेंटेनिंग दी ऑस्मोलारिटी, है ना। सेल की ऑस्मोलारिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम ने वाटर को भी बुला दिया। अब वाटर एक जगह पे अगर जमा हो जाए तो क्या करेगा? यह स्वेलिंग कर देगा। सो वाटर एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल। वाटर एक्यूमुलेट हो गया। सो वाटर कैन कॉज द सेल स्वेलिंग। क्या हो गया? सेल का स्वेलिंग हो गया। एंड दैट स्वेलिंग कैन कॉज द सेल इंजरी। डन। इजी आया समझ? चलिए फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इस्कीमिया की वजह से एटीपी सिंथेसिस कम हो गया। डन। ये बात समझ में आया कि हम नॉर्मल फेज में जाते हैं। जब भी हमारे कोई मसल सेल्स या कोई भी सेल्स मसल सेल जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन से स्टेज में रहते हैं? वो रेस्टिंग फेज में रहते हैं। और रेस्टिंग फेज में से फिर बाद में उनको अगर पॉजिटिव चार्ज में लाना है तो हमारा बॉडी क्या करता है? हमारा बॉडी सेल के बाहर जो सोडियम है वो सोडियम को सेल के अंदर भेजेगा। एंड दैट सेल्स कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और वो काम करने लगेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गया सेल? बिकॉज सोडियम खुद एक पॉजिटिव चार्ज आया नहीं, उसकी वजह से। डन। पॉजिटिव चार्ज मतलब सोडियम सेल के अंदर आया, सेल पॉजिटिव हो गया और सेल ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब सेल ऐसा तो है नहीं कि काम करता ही रहेगा, उसको वापस से रेस्टिंग फेज में आना है। तो रेस्टिंग फेज में आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? यह सोडियम जो अंदर आया उसको सोडियम को बाहर भेजना पड़ेगा सेल के बाहर। जब सोडियम पॉजिटिव एनवायरनमेंट सेल के बाहर चला जाएगा तब वो रेस्टिंग फेज में जाएगा ना।
तो क्या करना पड़ेगा, सोडियम को सेल के बाहर भेजना पड़ेगा। अब बाहर भेजने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, सेल के पास सोडियम पंप है, और थ्रू दी सोडियम पंप सोडियम सेल के अंदर से बाहर फेंक देगा पंप उसको। अभी नॉर्मल चीज है, वो क्या है, सोडियम पंप है। पंप को काम करने के लिए क्या चाहिए, ये ऑब्वियस चीज है, एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी कैसे काम करेगा, पंप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द इस्केमिया एनर्जी है ही नहीं, तो एनर्जी नहीं है तो क्या होगा, पंप अपना काम करना क्या कर देगा, कम कर देगा या तो बंद कर देगा। सो डिक्रीज सोडियम पंप ने काम करना बंद कर दिया, क्या हुआ, डिक्रीज द इफ्लक्स ऑफ सोडियम सेल के अंदर से बाहर नहीं जा पा रहा है, सोडियम सेल के अंदर से बाहर नहीं जा पा रहा है, तो क्या हुआ, सोडियम लेवल कैन इंक्रीज इनसाइड दिस सेल्स के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ गया। बिकॉज ऑफ दैट, अभी आपको पता हो तो सोडियम के दो अच्छे दोस्त है, एक है कैल्शियम, दूसरा है वाटर। जिस दिशा में सोडियम जाएगा उसके पीछे पीछे ये दोनों भी चलते चलते जाएंगे, वो पक्की चीज है, वो जाएंगे ही जाएंगे। सो क्या हुआ, सोडियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ गया। अब ये सोडियम ने क्या किया यहाँ पे पता है, सोडियम ने कैल्शियम को बुला दिया, तू यहाँ पे आ जा। सो सोडियम विल अट्रैक्ट दी कैल्शियम को अंदर बुलाया। अब ये कैल्शियम इसने कहाँ से बुलाया, तो दो जगह से बुलाया कैल्शियम। एक कि कैल्शियम सेल के बाहर बहुत ज्यादा रहता है, तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में से इंट्रासेल्यूलर में कैल्शियम को बुला दिया। दूसरा क्या किया इसने कि सेल के अंदर स्टोरेज साइट रहती है कैल्शियम की, इमरजेंसी पर्पस के लिए। वो साइट कौन सी है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो स्टोरेज साइट है। उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोरेज साइट को भी क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो एक सेल के बाहर से भी कैल्शियम आ रहा है और सेल के अंदर भी जो स्टोरेज साइट थी वो भी ओपन हो गई, तो वहां से भी कैल्शियम आ रहा है। तो दोनों जगह से कैल्शियम क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। कहाँ पे, जहां पे सोडियम एक्यूमुलेट हो रहा था। सो कैल्शियम एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल के अंदर कैल्शियम एक्यूमुलेट हो गया। दैट कैल्शियम विल एक्टिवेट द वेरियस एंजाइम। कैल्शियम ने क्या किया, फिर जैसे ही वो सोडियम के पास आया, कैल्शियम ने सम एंजाइम, वेरियस एंजाइम्स विल बी एक्टिवेट कर दिए। उसकी वजह से कैसे सेल इंजरी, वो डिटेल में हम आगे देखेंगे, जो हमारा फोर्थ मैकेनिज्म है। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में हम थोड़ा खत्म कर लेंगे। सो कैल्शियम विल एक्टिवेट द वेरियस एंजाइम, कौन से, फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, एटीपेज है। दैट एंजाइम कैन कॉज द सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। सेल मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी रहती है, जो स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, वो स्ट्रक्चर मेंटेन क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एंजाइम वो स्ट्रक्चर मेंटेन सेल का नहीं हो पाएगा। सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, इट कॉज द सेल इंजरी। डन। सो वो सोडियम और कैल्शियम ने साथ मिलके क्या कर दिया, सेल इंजरी कर दिया। अब सोडियम और वाटर की बात करते हैं, तो जब भी सोडियम सेल के अंदर बढ़ रहा है तो क्या होगा, सोडियम विल ऑल्सो अट्रैक्ट दी वाटर को अट्रैक्ट करेगा और इंक्रीजेस दी वाटर लेवल इनसाइड दिस सेल के अंदर वाटर लेवल बढ़ाएगा। क्यों बढ़ा, बिकॉज ऑफ द मेंटेनिंग ऑफ द ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर का लेवल सोडियम ने बढ़ाया। अब वाटर किसी भी सेल में अगर ज्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा तो क्या होगा, यस, इट कॉज द स्वेलिंग। सो वाटर accumulate inside the cell and that water can cause the cell swelling। क्या करेगा, सेल स्वेल हो जाएगा and that swelling can cause the cell injury। ना चलिए, ये क्या हो गया, दूसरा मैकेनिज्म हो गया जहां पे थ्रू दी एटीपी डिप्लेशन की वजह से सेल इंजरी हो रही है। तीसरा कौन सा है यहाँ पे, तो तीसरा है बिकॉज ऑफ द इस्केमिया डिक्रीजेस द एटीपी सिंथेसिस। वो हमने आगे देखा, वो आप याद कर लीजिए अब एक बार। सो एटीपी सिंथेसिस कम हुआ तो आरओएस का प्रोडक्शन बढ़ गया। आरओएस का प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, तो इस्केमिया में क्या हो रहा है, तो इस्केमिया में ब्लड का सप्लाई टू दी ऑर्गन कम हो रहा है। अब ब्लड का सप्लाई ऑलरेडी कम हो रहा है तो मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत कम हो रहा है। अब जितना भी ऑक्सीजन जा रहा है वो ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है, ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है एंड दैट कॉज द प्रोडक्शन ऑफ आरओएस। वहां पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन रही है। सो आरओएस प्रोडक्शन बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, सेल इंजरी हो गई। अभी डायरेक्ट सेल इंजरी नहीं हो रही है, बीच में मैकेनिज्म है कैसे हो रहा है, तो वो हम जो हमारा थर्ड जो मैकेनिज्म उसमें डिटेलिंग में जाएंगे कि कैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कैन कॉज द सेल इंजरी। यहाँ पे सिर्फ इतना थोड़ा याद रख दीजिए कि आरओएस प्रोडक्शन कैन कॉज द सेल इंजरी।
चौथा कौन सा है? तो चौथा है डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम्स। राइबोसोम का डिटैचमेंट ही हो जाना। कैसे? अगर आपको याद हो राइबोसोम, राइबोसोम क्या है अगर पता हो, तो राइबोसोम आपको पता हो ना, तो सेल का एक कंपोनेंट है। कौन सा? दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ वाला जो है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको रफ क्यों बोलते हैं? तो वहां पे एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स रहते हैं। रफ क्यों बोलते हैं हम वहां पे? तो वहां पे एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स रहते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो राइबोसोम जो है वो क्या है? राइबोसोम इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल है। विदाउट प्रोटीन सेल काम ही नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ? राइबोसोम तो डिटैच हो गया फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम ही डिटैच हो गया तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ द डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम it causes the decrease in the protein and lipid synthesis। प्रोटीन का और लिपिड का सिंथेसिस क्या हो गया? कम हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कॉजेज द सेल इंजरी। डन? इजी। इसको आप रिपीटली 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आप तो थोड़ा और समझ में आएगा मैं क्या बोला, क्योंकि मैं कई ऐसी भी चीजें बोला हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखी है ना। तो वो नॉर्मल प्रोसेस जो मैं बोल रहा हूँ वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो ये ज्यादा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ना। चलिए सेकंड पॉइंट कौन सा है हमारा? या तो सेकंड मैकेनिज्म कौन सी है फॉर द सेल इंजरी? तो सेकंड वन इज द मिटोकॉन्ड्रियल डैमेज। कौन सा है? मिटोकॉन्ड्रियल डैमेज। भाई मिटोकॉन्ड्रिया डैमेज क्यों हो गया? सो द मेजर कॉज बिहाइंड द मिटोकॉन्ड्रियल डैमेज इज कि बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो ज्यादा बन गए। सो आरओएस का प्रोडक्शन बढ़ गया बिकॉज ऑफ सम कंडीशन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? कि हमने कोई टॉक्सिक ड्रग इंटेक कर ली हो। सो टॉक्सिक ड्रग कैन डैमेज द मिटोकॉन्ड्रिया। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि रेडिएशंस, हम किसी रेडिएशन के संपर्क में आ गए और दैट रेडिएशन कैन एक्सपोज द सेल एंड दैट डैमेज द मिटोकॉन्ड्रिया। सो ये तीन मेजर रीजन है जहां पे मिटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकता है। पर हमको क्या जानना है कि मिटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ तो सेल इंजरी कैसे हो गई, हमको ये जानना है। तो चलिए, सो जब भी मिटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो इट कॉजेज द टू थिंग्स, दो चीजें होगी। एक चीज क्या होगी कि आरओएस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्या होगा? इट इंक्रीजेस द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोडक्शन और इसका प्रोडक्शन बढ़ देगा। अभी मैंने पहले भी बात किया, अगर आपको याद आ रहा हो तो इंट्रोडक्टरी में, कि मिटोकॉन्ड्रियल इट्स अ हब वेयर द मैक्सिमम ऑक्सीजन विल यूटिलाइज बाय द सेल और बाय द मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है। क्यों? बिकॉज इट्स अ एनर्जी हाउस है, पावर हाउस है वो, तो उसको एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। यस, सो द आरओएस प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो बिकॉज ऑफ द आरओएस प्रोडक्शन, आरओएस क्या करेगा? आरओएस कैन परफॉर्म एट कॉज द मल्टीपल सेल्युलर एब्नॉर्मलिटीज। क्या करेगा? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कैन कॉज द मल्टीपल सेल्युलर एब्नॉर्मलिटी। कौन सी? तो वो तीसरा जो मैकेनिज्म है वहां पे हम डिटेल में देखेंगे। एंड दैट मल्टीपल सेल्युलर एब्नॉर्मलिटी कैन कॉज द सेल इंजरी और नेक्रोसिस। चलिए, दूसरा क्या करेगा? मिटोकॉन्ड्रिया अगर डैमेज हो जाएगा, मिटोकॉन्ड्रियल डैमेज कैन डिक्रीजेस द एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस कम कहाँ पे हो रहा था? डिप्रेशन ऑफ एटीपी में हमने देखा कि 4 ऐसे मैकेनिज्म है जहां पे एटीपी का डिप्लेशन होगा। सो वो चारों यहाँ पे लिखनी है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि राइट एंड नॉट ऑन मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी ऑफ मिटोकॉन्ड्रियल डैमेज, अगर मिटोकॉन्ड्रियल डैमेज ही पूछा जा रहा है तो वहां पे आपको ये दोनों लिखना है। दोनों में क्या लिखना है? तो एक आरओएस प्रोडक्शन के थ्रू कैसे सेल इंजरी हो रहा है वो लिखना है। दूसरा एटीपी का सिंथेसिस कैसे कम हो रहा है और कैसे कम होके फिर सेल इंजरी हो। तो वो 4 मैकेनिज्म जो हमने देखी, सोडियम पंप वाली और वो सब, तो वो यहाँ पे लिखने चारों के चारों। समझ गए? सो द डिक्रीज द एटीपी सिंथेसिस, इट कैन cause the multiple cellular abnormalities and that cause the cell injury। चलिए,
तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स। क्या है तीसरा? तीसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स। अभी जो रेडिकल जो वर्ड आया ना, इट्स टू डेंजर। रेडिकल्स हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं, मतलब बहुत डेंजर है, वो नहीं चाहिए या प्रोडक्शन नहीं बनना चाहिए उसका। सो कैसे रेडिकल्स कैन कॉज दिस सेल इंजरी वो देखते हैं। सो ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स, उसमें क्या बनता है? स्पेसिफिक आरओएस बनता है, इंक्रीज द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अभी आरओएस कौन कौन से है वो हमने अर्लियर देखा था। यहाँ पे मेन जो आरओएस वो कौन से है? सुपर ऑक्साइड आयन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और कौन सा है? हाइड्रोक्सिल रेडिकल। ये तीन मेन है। अब जो यहाँ पे हमने लिखा ना, आरओएस का प्रोडक्शन बढ़ता है तो मल्टीपल सेलुलर एब्नॉर्मलिटीज होती है। तो मल्टीपल कौन सी? ये तीन है, ये हमको यहाँ पे दिखनी है। वो जो मल्टीपल पहली कौन सी है? तो आरओएस इंटरेक्ट कर देगा किसके साथ? लिपिड्स के साथ। आरओएस कैन इंटरेक्ट विद द प्रोटीन एंड आरओएस कैन इंटरेक्ट विद द डीएनए। ये तीन मल्टीपल सेलुलर एब्नॉर्मलिटीज करता है क्या? आरओएस। अभी आरओएस के बारे में क्या जानना है? तो आरओएस का प्रोडक्शन क्यों होता है? वाई? सो आरओएस का प्रोडक्शन इसलिए होता है कि ऑक्सीजन वैसे सप्लाई कम हो रहा है, और जितना भी सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन, वो उतना ऑक्सीजन सेल यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द अनयूटिलाइज्ड ऑक्सीजन कैन फॉर्म द आरओएस। उससे आरओएस बन जाता है। भी आरओएस जो बना ना, वो क्या है? इट्स लाइक ए ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी वर्ड सुना होगा, मूवीज भी देखी। ज़ॉम्बीज कैसे होते हैं? ज़ॉम्बीज अगर किसी एक हेल्दी पर्सन को काट ले तो वो भी ज़ॉम्बी हो जाता है, वो तीसरे को काट ले तो वो भी ज़ॉम्बी। तो आरओएस क्या है? कॉन्टेजियस है आरओएस। आरओएस किसी के भी साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको क्या कर देगा? उसके जैसा ही बना देगा। क्या बना देगा? रेडिकल, टॉक्सिक बना देगा आरओएस, है ना। तो आरओएस के बारे में बात याद रखनी है कि आरओएस इट्स कॉन्टेजियस, वो जीसी के भी साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको भी कॉन्टेजियस ही बना देगा उसके जैसा, है ना। फ्री रेडिकल फॉर्म में वो बन जाएगा। सो एक मैकेनिज्म क्या है कि आरओएस विल बाइंड विद दी सेल लिपिड। सेल्स की जो लिपिड्स है, लिपिड्स के साथ बाइंड हो जाए। अभी सेल में लिपिड, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड सबसे ज्यादा फाउंड होता है ना, ये बात याद रखनी है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड सबसे ज्यादा बाउंड होता है। सो व्हेनेवर द आरओएस विल बाइंड विद द लिपिड, क्या करेगा लिपिड को? आरओएस। सो दैट कॉज द लिपिड पेरोक्सीडेशन। क्या करेगा? लिपिड का पेरोक्सीडेशन कर देगा, मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा लिपिड को। अब लिपिड ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ दैट द सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी इज लॉस्ट। सेल की जो मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी जो है वो क्या हो गई? सेल का जो मेम्ब्रेन है उसकी इंटीग्रिटी, उसको अगर मेंटेन रखनी है तो क्या चाहिए? लिपिड चाहिए। और लिपिड कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा सेल मेम्ब्रेन में ही होता है। भी सेल मेम्ब्रेन खराब हो गया तो क्या हो गया? यस, सेल्यूलर मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी विल बी लॉस्ट। सेल्यूलर मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी का मीनिंग मैंने पहले भी बोला था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सेल्यूलर मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होगा? कि इट मेंटेन दिस सेल स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है और उसके फंक्शन को भी। सो द सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी इज लॉस्ट। सेल की मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी लॉस्ट हो गई तो क्या हुआ? मेम्ब्रेन इज डैमेज, मेम्ब्रेन डैमेज हो गया सेल का, एंड दैट कॉज द सेल इंजरी और नेक्रोसिस। डन? आया समझ? यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा था कि कैसे आरओएस सेल इंजरी करता है। यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में देखा कि आरओएस लिपिड के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे ही आरओएस लिपिड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो लिपिड को भी उसके जैसा ही बना देगा, क्या? रेडिकल। सो दैट कॉज द लिपिड पेरोक्सीडेशन। जैसे ही लिपिड पेरोक्सीडेशन होगा तो दैट पेरोक्सीडेशन कैन कॉज द लॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द मेम्ब्रेन विल डैमेज, एंड मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो क्या हो गया? अल्टीमेटली सेल डैमेज हो गया, तो सेल इंजरी हो गई। चलिए दूसरा क्या है? सो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कैन इंटरेक्ट विद द प्रोटीन। क्या करेगा? वो प्रोटीन के साथ भी इंटरेक्ट करता है। इतना ज्यादा, मतलब इट्स लाइक अ टू टॉक्सिक और टू कंटेजियस फॉर द अवर बॉडी, वो नहीं है, मतलब उसका प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। सो आरओएस इंटरेक्ट विद द प्रोटीन। ये इश्यू ना सबसे ज्यादा इस्केमिया वाले पेशेंट में रहता ही है, ऑलवेज बी देयर। या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में भी ये आरओएस का इश्यू रहता ही है, वो क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई ऑर्गन डिक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द
ऑर्गन, तो ऑक्सीजन बहुत ही कम अमाउंट में जाता है, तो दैट कांट यूटिलाइज प्रॉपरली, तो उसकी वजह से आरओएस बनता है। चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। सो आरओएस कैन इंटरेक्ट विद द प्रोटीन, प्रोटीन के साथ जैसे ही इंटरेक्ट करेगा तो लिपिड क्या आरओएस क्या करेगा, प्रोटीन को भी उसके जैसा बना देगा। तो क्या करेगा, सो प्रोटीन मॉडिफिकेशन इज अकर, क्या करेगा, आरओएस जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन कर देगा। अभी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो गया तो क्या हुआ, सो इट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देगा, और क्या करेगा, मिसफोल्डिंग प्रोटीन बनाएगा। मिसफोल्डिंग प्रोटीन का मीनिंग क्या हुआ कि मिस अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का जो अरेंजमेंट रहना चाहिए वो कैसा हो जाएगा, मिस अरेंजमेंट हो जाएगा, सो वो मिसफोल्ड प्रोटीन बोलते हैं हम उसको। सो क्या हो जाएगा, जैसे ही आरओएस इंटरेक्ट करेगा प्रोटीन के साथ तो प्रोटीन के अंदर मॉडिफिकेशन कर देगा। क्या किया मॉडिफिकेशन, सो प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर दिया, या तो उसको तोड़ दिया, या तो क्या किया, मिसफोल्ड प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया, उसका डिसअरेंजमेंट कर दिया प्रोटीन का। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रोटीन लॉसेस इट्स फंक्शन, प्रोटीन अपना जो फंक्शन जो है वो लॉस्ट कर देगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कॉजेज द सेल इंजरी। प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो सेल कहां से मतलब सर्वाइव कर पाएगा, है ना, सो इट कॉज द सेल इंजरी। चलिए तीसरा कौन सा है, तो आरओएस आल्सो इंटरेक्ट विद द डीएनए। आरओएस डीएनए के साथ भी इंटरेक्ट कर लेता है, अगर वो ज्यादा अमाउंट में बन रहा है तो। सो क्या होगा, जब भी आरओएस डीएनए के साथ डैमेज करेगा तो आरओएस कैन डैमेज द डीएनए। क्या होगा, आरओएस जब भी डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आरओएस डीएनए को भी अपने जैसा ही कर लेगा, रेडिकल टॉक्सिक कर देगा। सो क्या करेगा, चेंजेस, तो इट कॉज द डैमेज ऑफ डीएनए, डीएनए को डैमेज कर देगा। कैसे करेगा, तो क्या करेगा आरओएस कैन कॉज द म्यूटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का म्यूटेशन कर देगा। म्यूटेशन का मीनिंग क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोटाइड रहते हैं डीएनए के अंदर उसका अरेंजमेंट क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस रहती है डीएनए के अंदर वो चेंज कर देगा। सो उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस अगर चेंज हो गई तो क्या बोलते हैं हम उसको, म्यूटेशन बोलते हैं। यस, तो क्या होगा, सो द डीएनए डैमेज, क्या हुआ डैमेज डीएनए में, सो म्यूटेशन हो गया डीएनए का, एंड दैट म्यूटेशन कैन कॉज द सेल इंजरी। डन, इजी, समझ में आया बात। क्या हुआ, आरओएस ने डीएनए के साथ इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करने के बाद डीएनए को डैमेज कर दिया। डीएनए में क्या डैमेज किया, तो डीएनए का म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन का मीनिंग क्या हुआ, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड रहता है उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया पूरा। अभी सीक्वेंस डीएनए का सीक्वेंस पूरा चेंज हो गया तो क्या हुआ, डीएनए खुद डैमेज हो गया, डीएनए डैमेज हो गया, मींस इट कॉज द सेल इंजरी। चलिए फोर्थ नंबर का कौन सा है हमारे पास, तो फोर्थ नंबर का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, कैल्शियम ओवरलोड। कैल्शियम का क्या हो जाना, ओवरलोड हो जाना। हमने अर्लियर भी ये चीज हमने देखी जहां पे सोडियम कैल्शियम को अट्रैक्ट कर रहा था ना, सो वहां पे उस कैल्शियम की वजह से क्या हो रहा था, दैट कैन परफॉर्म द मल्टीपल, है ना, उसकी वजह से वो मल्टीपल एंजाइम एक्टिवेट हो रहे थे। कैल्शियम कैन एक्टिवेट द वेरियस एंजाइम एंड दैट एंजाइम कैन कॉज द सेल इंजरी। चलिए, सो जब भी कैल्शियम का ओवरलोड होगा तो क्या होगा, दो चीजें होगी। पहला क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ द वेरियस एंजाइम। वहां पे मैंने टोटल 4 एंजाइम्स की बात की थी, अगर आपको याद हो तो। पहला एंजाइम कौन सा था, फॉस्फोलिपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लिएज एंड एटीपेज। ये 4 एंजाइम की बात की थी। तो जब भी कैल्शियम का ओवरलोड सेल के अंदर बढ़ेगा तो क्या होगा, सो इट एक्टिवेट द फॉस्फोलिपेज, एंड फॉस्फोलिपेज क्या करेगा, लिपेज, एज का मीनिंग क्या होगा, ब्रेक डाउन करना। सो इट ब्रेक डाउन द फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, लिपिड का ब्रेक डाउन हो गया तो क्या होगा, डिक्रीज द लेवल ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स इन द सेल। फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स का अमाउंट सेल्स के अंदर कम हो गया, एंड that leads to the causes of cell membrane। क्या करेगा वो, सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, यस, इंटीग्रिटी उसकी क्या कर देगी, कम कर देगा, एंड इट कॉज द सेल इंजरी। क्या होगा, that cause the cell membrane damage, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, एंड दैट अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो इट कॉज द सेल इंजरी। चलिए दूसरा एंजाइम कौन सा है, प्रोटीएज। देखिए यहाँ पे पीछे एज, सो क्या होगा यहाँ पे, दैट कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा।
भी सेल के अंदर प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या हुआ, यस दैट कॉज द सेल मेम्ब्रेन डैमेज एंड सेल मेम्ब्रेन डैमेज कैन कॉज द सेल इंजरी। इजी। चले तीसरा एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियस या तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। अभी सेल का न्यूक्लियस ही अगर डिस्ट्रक्ट हो गया तो क्या हुआ, यस न्यूक्लियस नहीं बचेगा तो सेल भी नहीं बचेगा। सो इट्स ब्रेकडाउन या तो इट डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन एंड दैट कॉज द सेल इंजरी। दूसरा एटीपीज एंजाइम रिलीज होगा तो क्या करेगा, दैट कॉज द डिक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ एटीपी का सिंथेसिस कम कर देगा और एटीपी का सिंथेसिस कम होगा तो क्या होगा, वो हमने अर्लियर देखा है डिप्लीशन ऑफ एटीपी में ना, एंड दैट कैन कॉज द सेल इंजरी ना। इजी। चलिए कैल्शियम का ओवरलोड बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज द मिटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी। क्या होगा, मिटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी बढ़ेगी। परमिएबिलिटी मतलब क्या कि उसका जो स्ट्रक्चर है मिटोकॉन्ड्रिया का वो रप्चर हो जाना, स्ट्रक्चर रप्चर हो जाएगा तो उसके अंदर जो कोई भी है वो बाहर क्या हो जाएगा, लीक आउट हो जाएगा। तो क्या हुआ, परमिएबिलिटी सेल्स की ऑलवेज मेंटेन रहती है, अगर बढ़ जाती है तो सेल के कंपोनेंट जो लीक आउट हो जाएंगे। चलिए सो क्या होगा, जब भी कैल्शियम बढ़ेगा तो मिटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी मैंने अर्लियर बात की, अगर आपको याद हो तो मिटोकॉन्ड्रिया जो है, मिटोकॉन्ड्रिया क्या है, कैसा है, एसिडिक है। कौन सा है, मिटोकॉन्ड्रिया इज हाईली एसिडिक। अभी वो हाईली एसिडिक क्यों है, बिकॉज इट कंटेन द हाई अमाउंट ऑफ H+ आयन। क्या है, वहां पे H+ आयन सबसे ज्यादा है। सो मिटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, एसिडिक है। वो चाहिए, क्यों चाहिए, बिकॉज ऑफ द एसिडिक एनवायरनमेंट इट प्रोड्यूस द हाई एनर्जी, या तो एटीपी फॉर्मेशन बनाएगा एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कैल्शियम ओवरलोड इंक्रीजेस द मिटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी। सेल की परमिएबिलिटी क्या हो गई, या तो मिटोकॉन्ड्रिया की परमिएबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मिटोकॉन्ड्रिया परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ, इसके अंदर जो कोई भी है वो क्या हो जाएगा, लीक आउट हो जाएगा। अभी मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, यस तो क्या है H+ है। सो इट लीड्स टू द लीकेज ऑफ द H+। कहां से, फ्रॉम द मिटोकॉन्ड्रिया टू साइटोप्लाज्म, सेल के बाहर आ गए या तो मिटोकॉन्ड्रिया के बाहर आ गए। सो इट लीकेज ऑफ H+ फ्रॉम द मिटोकॉन्ड्रिया टू साइटोप्लाज्म। अब अभी H+ बाहर निकल गया तो क्या हुआ, तो मिटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो एसिडिक था वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। सो एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द मिटोकॉन्ड्रिया इट विल बी लॉस्ट, वो लॉस हो गया। बिकॉज ऑफ दैट इट डिक्रीजेस द एटीपी सिंथेसिस, एंड एटीपी सिंथेसिस कम हो गया तो हमने देखा ही है कैसे इंजरी होती है। सो इट कॉज द सेल इंजरी ना। इजी है, कैल्शियम ओवरलोड। चलिए पांचवा नंबर का कौन सा है, पांचवा नंबर का है डैमेज टू डीएनए एंड प्रोटीन, है ना। अभी डैमेज टू डीएनए एंड प्रोटीन, डैमेज डीएनए का क्यों होता है और प्रोटीन का क्यों होगा, तो सम सर्टेन कंडीशन वेयर द डीएनए एंड प्रोटीन विल बी डैमेज, या तो सेल डैमेज होता है तो वहां पे क्या होगा, या तो एक्सपोजर ऑफ द डीएनए डैमेजिंग सेल्स, डीएनए डैमेजिंग ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो डीएनए को डैमेज ही करती है, ऐसी ड्रग के साथ कोई एक्सपोजर हो गया हो, या तो एक्सपोजर विद द रेडिएशन, या तो एक्सपोजर विद द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या आरओएस के साथ एक्सपोजर हो गया और डीएनए का। वैसे अगर नॉर्मलाइज कंडीशन में हम देखें तो जब भी डीएनए डैमेज होता है तो वो सेल्फ रिकवरेबल, वो रिपेयर होता है, रिपेयर मैकेनिज्म रहती है। पर मान लो कि सीवियर एक्सपोजर हुआ है तो क्या होगा, है ना। सो इट कॉज द सेल इंजरी। और अगर ये सेल इंजरी अगर सीवियर हो गई तो क्या होगा, इट स्टिमुलेट द एपोप्टोसिस प्रोसेस। एपोप्टोसिस प्रोसेस मीनिंग क्या होगा कि सेल डेथ, है ना, डीएनए, है ना, तो एपोप्टोसिस अकर हो जाएगा। यहाँ पे एपोप्टोसिस स्टिमुलेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। कब होगा कि जब सेल इंजरी या तो डीएनए डैमेज या प्रोटीन डैमेज बढ़ता ही जाएगा तो सो इट कॉज द एपोप्टोसिस। चलिए लास्ट वाला मैकेनिज्म कौन सा है हमारा सेल्यूलर इंजरी में, तो लास्ट वाला जो कौन सा है, डिफेक्ट्स इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, वो किसी पर्टिकुलर सेलुलर कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम पूरे सेलुलर कंपोनेंट या सेलुलर ऑर्गेनल्स की ही बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि सेल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है एसआर,
अगर उसकी परमिएबिलिटी अगर बढ़ गई तो क्या होगा, एसआर के अंदर क्या छुपा हुआ है, कैल्शियम छुपा हुआ है। अगर एसआर की परमिएबिलिटी बढ़ गई तो क्या होगा, कैल्शियम विल बी लीक आउट। सो क्या होगा, सो जब भी डिफेक्ट होता है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में, क्या होता है, इंक्रीज दी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी एग्जांपल के तौर पे इंक्रीज दी कैल्शियम इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर में सेल के अंदर कैल्शियम का बढ़ जाएगा, या तो कैल्शियम का ओवरलोड होगा। कैल्शियम का ओवरलोड हुआ तो क्या हुआ, दैट एक्टिवेट द वेरियस एंजाइम्स, जो हमने 4 एंजाइम देखे, एंड दैट एंजाइम कैन कॉज द डैमेज ऑफ मेम्ब्रेन एंड दैट कॉज द सेल इंजरी। इजी। चलिए दूसरा क्या होगा, अगर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो दे इंक्रीज द मिटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी। उसमें क्या एग्जांपल में लिख सकते हैं, मिटोकॉन्ड्रियल की परमिएबिलिटी अगर बढ़ गई तो उसमें हमने देखा था कि H+ लीक आउट होगा तो एनवायरनमेंट ऑफ एसिड विल बी लॉस एंड दैट डिक्रीजेस द एटीपी सिंथेसिस, एंड एटीपी सिंथेसिस अगर कम हो गया तो हमने देखा डिप्लीशन ऑफ एटीपी में, दैट कॉज द सेल इंजरी। सो thank you for watching the video. So this is the all about the mechanism of cell injury. थोड़ा डिफिकल्ट है, पर एक बार आप ध्यान से उसको पढ़िए तो वैसे तो मुझे कोई बोरिंग नहीं लगता है ये चीज़, वो अच्छा है, मतलब हम बहुत कुछ जान सकते हैं हमारे बॉडी के बारे में थ्रू दी पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट ऑल्सो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।